हेलो एवरीवन। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस करा था सिलेबस जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई के लिए, हमने कहा था कि हम जल्दी ही लेक्चर्स जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम जीएस का जो अपना जीके का जो पहला लेक्चर है पॉलिटिक्स का लेकर आए हैं, पॉलिटी पे लेकर आए हैं। इंडियन पॉलिटी समझेंगे हम किसके लिए, जेकेपी कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। जो भी सफिशियंट होगा, इनफ होगा, अगर आपने इतना पढ़ा होगा तो इससे बाहर पेपर कभी भी नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटी क्या होती है, और उसके बाद उसके क्वेश्चन जो होंगे जो भी पिछले साल के आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो एसआई में क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से जो पिछली जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसमें किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, उनको वन वन हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटी हमारा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटी समझते हैं हम कि पॉलिटी होता क्या है। ठीक है, इसमें तीन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, जैसे कि पहला वर्ड हमारा पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं। पॉलिटी और पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो थ्योरीज होते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी को पूरा पढ़ते हैं। जब हम थ्योरीज की बात करते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, तब हम उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। बट जब हम बात करते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स की बात करें तो नेता लोग जैसे पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस एएपी, ठीक है, समाजवादी पार्टी, तो सब जो चीजें करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। बट पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी होती है जब हम पॉलिटिकल साइंस को ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो पॉलिटिकल साइंस को हम यूज कर रहे हैं, जब हम उसको यूज करते हैं ग्राउंड लेवल पे, किसका, पॉलिटिकल साइंस जो हमने पढ़ी होती है। ठीक है, जो थिंकर्स को हमने पढ़ा होता है, जो हमने थ्योरीज पढ़ी है, उनको जब हम यूज करते हैं कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे, उसको हम कहते हैं पॉलिटी। सो पॉलिटी का मेन क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस जो हमने पढ़ी ग्राउंड लेवल पे, जब हम उसको यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी को समझने से पहले हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस जो है काफी, मतलब कि इंडिया का तो वर्ड है नहीं पॉलिटिकल जो है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस मेनली जो है कहाँ से स्टार्ट हुई, थिंकर से जो स्टार्ट हुए, माना जाता है यूरोप से माना जाता है। बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर में उतना नहीं पूछा जाता कि किस तरीके से उसका बैकग्राउंड रहा। ठीक है, उससे पहले जो कुछ चार्टर एक्टर है उनको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि पहले भी पढ़े जाते थे हमारे कुछ पहले जो कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो उसमें हमने समझाया था उनके बारे में। बट इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि उतना लेट उतना उसमें से पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमें केएस की तैयारी तो कर नहीं रहे या फिर यूपीएससी की, तो उसमें उसके बारे में जो बैकग्राउंड है उसको पूछा जाता है। लेकिन इसमें इतना नहीं पूछा था, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से कि हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी करा था साथ में कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि सफिशिएंट होगा, तो एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, देखिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हम देखेंगे, लास्ट में प्रीएम्बल भी पढ़ेंगे, शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, जो पहला पार्ट है 22 पार्ट्स है। ठीक है, टोटल 22 पार्ट्स है। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। टोटल टोटल कितने, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। तो उसका पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। जो कि यूनियन एंड इट्स स्टेट्स का क्या मतलब, पार्ट फर्स्ट में यूनियन, मतलब वर्ड आया यूनियन। यूनियन क्या था, जैसे कि फेडरल होता है, कॉन्फेडरल होता है, वैसे यूनियन होता है। अमेरिका जो है वो कॉन्फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर है। कॉन्फेडरल कुछ देश होते हैं, कोई यूनियन होता है। यूनियन मतलब कि यूनियन इकट्ठा करना, जैसे कि हमारी 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स को इकट्ठा करके एक देश का निर्माण हुआ। इंडिया सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया में स्टेट्स आती हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसी जो स्टेट्स हैं, तो उन सबको मिला के, उन सभी का जब हम यूनियन की बात करते हैं तो इसमें वर्ड आते हैं, एक होता है फेडरल। जब हम फेडरल की बात करते हैं तो फेडरल मतलब कि जो टूट जाता है, ऐसे जो मतलब ऐसा देश जो अपनी मर्जी से, ठीक है, एक हमारे बीच में क्या होगा, साइन हुआ होगा किसी पेपर्स पे, जिसमें कि एक स्टेट जो है वो एक देश के साथ जुड़ना चाहती है, बट वो अपनी मर्जी जब चाहेगी वो टूटना चाहेगी तो टूट सकती है। जैसे कि अमेरिका हो गया, तो यूएस में ऐसा नहीं कि टूट जाती है, बट हाँ चांसेस हैं कि वो जल्दी ब्रेक हो सकते हैं। बट यूनियन का क्या मतलब, यूनियन ऐसी चीज है कि जिसमें ब्रेक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे सिक्किम हमारे साथ जुड़ा, ठीक है, तो सिक्किम हमारे साथ जब जुड़ा तो सिक्किम अभी इंडिया से अलग नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, इंडिया से सिक्किम जो है वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरीके से जो है इंडिया जो है वो यूनियन है। यूनियन है किसका, यूनियन किसका है, स्टेट्स का, बहुत सारी स्टेट्स को मिला के, यूनियन टेरिटरीज को मिला के। ठीक है, तो उसका क्या यूनियन है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का। तो पार्ट फर्स्ट में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट में 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल थर्ड और आर्टिकल फोर्थ। मेनली 4 आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम किसमें, पार्ट फर्स्ट में। सो पार्ट फर्स्ट में जब हम 4 आर्टिकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल आता है, आर्टिकल फर्स्ट जो है कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो है, इंडिया को क्या बोलते हैं, जैसे कि इंडिया का नाम पहले भारत है, इस पे काफी विवाद भी रहे कि इंडिया का नाम भारत रखें। फिर इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन रही थी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो असेंबली में काफी इस पे चर्चा रही, काफी इसमें जो मुद्दे उठे कि भारत रखें, इंडिया रखें या फिर हिंदुस्तान रखें। और लास्ट में ये तय किया गया कि हम रखते हैं इंडिया दैट इज भारत। इंडिया मतलब जो भी भारत है क्या है वो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स को मिला के, राज्यों को मिला के देश बना है।
तो ठीक है, तो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है। तो उसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल फर्स्ट। जब हम कांस्टेबल या एसआई की बात करते हैं तो उसमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, इनके डीप में नहीं जाते, क्योंकि अगर इसमें डीप में जाएंगे तो फिर ये समझना पड़ेगा यूनियन किस तरीके से, स्टेट किस तरीके से, क्या क्या है। बट जब हम कांस्टेबल या एसआई की उसमें, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा आर्टिकल फर्स्ट बताओ क्या है, यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो कौन से आर्टिकल में है, यहाँ पर कौन से पार्ट में है, तो हमें डायरेक्ट उसमें आंसर देना होता है कि वो पार्ट फर्स्ट का आर्टिकल फर्स्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इतना समझते हैं कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो संघ है, जो इंडिया है, वो संघ है किसका, स्टेट्स का संघ है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल हमारे पास सेकंड है, आर्टिकल सेकंड क्या कहते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हम एडमिशन कर सकते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। एडमिशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो कोई भी देश ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कि सिक्किम आया, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसकी एग्जाम्पल में आएगा सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है, किस तरीके से सिक्किम जो है वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, 22 मई को इंडिया का पार्ट बना सिक्किम जो है, ठीक है। तो किस तरीके से कोई ऐसा देश जो हमारे साथ मिलना चाहे, वो चाहे कि मुझे इंडिया की स्टेट बनना है, या फिर हमारा किसी के साथ युद्ध होता है, जैसे कि हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो हम चाहते थे बांग्लादेश को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर सकते थे, बट हमने करा नहीं, उसे एक अलग देश बन गया वो। लेकिन अगर इंडिया चाहता कि वो हम उसे खुद कैप्चर करें और खुद उस पर शासन करें तो कर सकता हो, तो बांग्लादेश क्या होता, फिर इंडिया की एक स्टेट होता, जबकि वो है नहीं, क्योंकि इंडिया की रणनीति वैसी नहीं है। बट हालांकि अगर कोई भी जो स्टेट है या फिर नया देश जो है वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहे, तो उसको बोलते हैं हम एडमिशन, वो अपनी मर्जी, या फिर स्टेब्लिशमेंट हो, हमने नया कुछ वो करके जब कहीं पे जीत हासिल करी, पाकिस्तान को हमने हराया, पाकिस्तान इंडिया में आया, तो हमने उसको एस्टेब्लिश करा एज अ पाकिस्तान, उसका नाम चेंज करके किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पाकिस्तान भी रख सकते हैं। तो स्टेब्लिशमेंट जब करेंगे न्यू स्टेट्स को, उसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल सेकंड में। तो आर्टिकल सेकंड क्या बोलता है, पार्ट फर्स्ट का आर्टिकल सेकंड, एडमिशन करना या फिर स्टेब्लिशमेंट करना नए देश को या नए राज्य को इंडिया में, उसकी बात करते हैं। आर्टिकल थर्ड क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया, ठीक है, दिख रहा होगा अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल सेकंड में हम क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं नई स्टेट की, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, उसे इंडिया में लेकर आते हैं, ठीक है। बट आर्टिकल थर्ड क्या बोलता है कि जो इंडिया के पार्ट्स हैं, जैसे कि यूपी स्टेट हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो उनको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, उनको तोड़ के हम उनकी दो स्टेट्स बना सकते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का देखा, तो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश है टूटी, तो किस तरीके से आर्टिकल थर्ड के हिसाब से आर्टिकल थर्ड बोलता है कि फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम न्यू स्टेट्स बना सकते हैं, एक स्टेट की दो स्टेट्स बना सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, उसको तोड़ के दो में कर सकते हैं, या फिर दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं। तो उसकी बात किसमें, आर्टिकल थर्ड में। आर्टिकल फोर्थ क्या बोलता है, आर्टिकल फोर्थ होता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल सेकंड एंड थर्ड टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट। एमडी मतलब अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं, कि एक कोई फॉर आर्टिकल फर्स्ट है तो इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो, तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, या फिर इसको रिपील करना, खत्म करना, तो अमेंडमेंट किया जाता है। तो अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इनिशियली एंड कॉन्सिक्वेंटली मैटर्स। तो इधर हमारा पड़ा शेड्यूल्स क्या होते हैं, जब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स है, वन बाय उनको भी हम समझेंगे जब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल्स के बारे में समझेंगे, बट शेड्यूल से पहले हमारा जो टॉपिक आज का आर्टिकल्स का है, तो आर्टिकल पर ही रहते हैं। तो फोर्थ क्या बोलता है कि सेकंड आर्टिकल सेकंड और आर्टिकल थर्ड में जितने भी लॉज बनेंगे वो कौन देखेगा, वो पार्लियामेंट देखेगा, ठीक है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होगी जाहिर सी बात है उसी के पास इतनी पावर होगी कि वो चेंज कर सके। तो वो चेंज कर सकेगा किसकी, 1/2 वोट के हिसाब से, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जितनी सीट्स हैं उसके 1/2% अगर आप वोटिंग करवा के अगर आपके हिस्से में है तो आप उसमें चेंजिंग करवा सकते हो, और प्रेसिडेंट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आर्टिकल सेकंड और थर्ड में प्रेसिडेंट भी जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते, लास्ट साइन तो प्रेसिडेंट के होते हैं। कोई भी बिल पास होगा तो वो डायरेक्ट अगर उसका वो एक्ट बनाना है तो किसके पास जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास। बिल तो चीजें होती है जैसे कि बिल होता है, ठीक है, बिल के बाद वो एक्ट बनता है, और एक्ट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, तो 3 चीजें होती हैं। तो बिल और एक्ट तो हम कर लेंगे, बट वो एक्ट पास करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बट प्रेसिडेंट जब तक उसको पास नहीं करेगा तब तक नहीं। बट प्रेसिडेंट आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल सेकंड और आर्टिकल थर्ड में जितने भी अमेंडमेंट होंगे उन्हें आर्टिकल 4 में बताया गया कि प्रेसिडेंट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को भी उन पर साइन करना ही होगा, प्रेसिडेंट उनके लिए ना नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेसिडेंट अपनी पावर विटो पावर होगी, ठीक है, पॉकेट पावर होगी, उसको यूज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि प्रेसिडेंट को भी सेकंड और थर्ड में हस्तक्षेप करने का इजाजत नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा, आर्टिकल फर्स्ट में देखा इंडिया को ही भारत बोलते हैं, और वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, संघ है किसका, स्टेट्स का। सेकंड में देखा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, नई जो है उनको हम कर सकते हैं, जैसे सिक्किम एग्जाम्पल है। आर्टिकल थर्ड में देखा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नई स्टेट्स बना सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज तोड़ सकते हैं, एक स्टेट का 2 बना सकते हैं, हम 2 स्टेट्स की 1 बना सकते हैं। जैसे कि हमें अभी देखिए हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें
तो यूनियन टेरिटरी इसमें तोड़ दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो किसके पास ये पावर है? आर्टिकल 3 के थ्रू पार्लियामेंट के पास ये पावर है। और आर्टिकल 4 बोलता है कि सेकंड और थर्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी के साथ हम कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे कि हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट्स और इन सब चीजों की हमने बात करी, तो कुछ चीजें और हम इसमें देख लेते हैं, पेपरों में पूछने की संभावना रहती है उसमें से। तो वो देखते हैं कि इंडिया जो है 1893 में, कब 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ इंडिया से, ठीक है, अफगानिस्तान 1893 में, ठीक है। 1935 में हमारे से म्यांमार अलग हुआ, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार और अफगानिस्तान दोनों ही इंडिया के पार्ट है, सबको पता है। तो म्यांमार कब हुआ? 1935 में, और अफगानिस्तान 1893। उसके बाद जो पाकिस्तान हुआ 1947 में, जब पार्टीशन हुआ, तो 1947 में पाकिस्तान में सबको पता है कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दो देश बने। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दो देश बने, पार्टीशन हुआ। और 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ पाकिस्तान से, ठीक है, वो भी सबको पता। जब पाकिस्तान और इंडिया जब बने, तो पाकिस्तान और इंडिया जब बने तो तब हम देखने को मिलता है कुछ चीजें। हम देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जब बने तो मेनली क्या हुआ कि जो हमारी स्टेट्स हैं उस टाइम पे कितने 592 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। सो प्रिंसली जो स्टेट्स थी इंडिया के पास आई, ठीक है, जो कि कितने आई इंडिया के पास 592 स्टेट्स आई, जिसमें से कि 549 जो थी वो इंडिया के साथ मर्ज करके 1947 जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, उससे पहले ही 549 जो है वो मर्ज कर गई, जिसमें से कि एक ने दिक्कत दी 549 में से, वो थी भोपाल। लेकिन भोपाल में एट द एंड भोपाल ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट 3 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने कि इंडिया का साथ देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसमें से पहली स्टेट थी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। सेकंड वन जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में। और थर्ड थी हमारे पास JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों ने मना कर दिया, हैदराबाद ने भी मना कर दिया, जूनागढ़ जो कि गुजरात का पार्ट है उसने भी मना कर दिया, और JNK जम्मू एंड कश्मीर इसने भी मना कर दिया कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। तो इनको हम समझते हैं किस तरीके से हैदराबाद, जूनागढ़ और JNK जो है वो इंडिया में मर्ज करे, ये बात थी, ठीक है। हैदराबाद जो थी उसमें क्या हुआ, हैदराबाद को इंडिया में ऐड किया गया किस तरीके से, ऑपरेशन पोलो से। जो हैदराबाद के जो निजाम थे, तो हैदराबाद में क्या था, तो निजाम थे वो भी मुस्लिम थे, और जो वहां की जनता थी वो भी मैक्सिमम क्या थी, वो भी मुस्लिम थी। तो उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पहले तो वो मान गए कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, फिर बाद में उन्होंने धोखा दिया, धोखा समझ लो कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। फिर ये देखते हुए, क्योंकि जो इसको लीड कर रहे थे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स जो मर्ज हुई, वो कौन कर रहे थे, पटेल साहब कर रहे थे, ठीक है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा था। सो वो सब कुछ देख रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि हैदराबाद में क्या करा, ऑपरेशन पोलो की पुलिस घुसाई, जिसमें इंडियन जो आर्मी थी वो गई उसमें अंदर, और ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो हैदराबाद के निजाम से उनको हराया गया। बाद में उनको फिर एज गवर्नर ऑफ हैदराबाद बना दिया गया, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने एज गवर्नर का जो सीट थी वो भी छोड़ दी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या करा, गवर्नर भी रहे फिर वो। तो हैदराबाद किसके थ्रू, ऑपरेशन पोलो के थ्रू इंडिया में ऐड हुआ। देन जूनागढ़ जो था गुजरात में, तो जूनागढ़ जो गुजरात में था, यहाँ पे क्या था, जो किंग था वो मुस्लिम थे, बट जो वहां की जो जनता थी, ठीक है, जनता जो थी वो मैक्सिमम हिंदू थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जब ये पता चला इंडिया को कि जो जूनागढ़ के जो नवाब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं खुद को पाकिस्तान में, उनका कहना है कि पाकिस्तान की साइड जाएंगे। तो तब क्या हुआ, वहां पेल्विसाइड हुआ, पेल्विसाइड या फिर इसको मेमोरेंडम भी कहते हैं, ठीक, मेमोरेंडम और पेल्विसाइड दोनों वर्ड से सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा मतलब अलग है। तो पेल्विसाइड मतलब कि जैसे कि लोगों से पूछना, जैसे कि वोटिंग होती है तो वोटिंग करवाई गई। जब वोटिंग करवाई गई तो मैक्सिमम लोग हिंदू थे, तो यह ऐसी बात है वो इंडिया में आना चाहेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान बना वो एज ए मुस्लिम कंट्री बना। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या करा, वो इंडिया की तरफ वोट दिया, और जूनागढ़ जो है वो भी पार्ट बना किसका, इंडिया का, ये भी हमने समझा। अब मेन बात थी जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में मेन जो था, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि हम जम्मू एंड कश्मीर, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझना होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो थे हरि सिंह, ठीक है। उनका कहना था कि जब 1947 में देश आजाद हुआ इंडिया, तो उनका कहना था कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, ठीक है, हम दोनों किसी के साथ नहीं जाएंगे। बट यही देखते हुए क्या हुआ कि जब अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ, तो अक्टूबर आते आते क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कवालियों का हमला इसको कहते हैं। तो किसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से। तो कवालियों का जो हमला हुआ JNK पे, ठीक है, उस हमले में क्या हुआ कि जो JNK का जो इसको POK कहते हैं, तो मैक्सिमम पार्ट जो JNK का वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। सो जब ये खतरा देखा हरि सिंह ने कि वो इंडिया की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दिल्ली जो है पत्र लिखा कि हमारी हेल्प की जाए। तो उस टाइम पे जो VP सिंह थे वो जम्मू आए, ठीक है। तो क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो तो चाहते थे कि हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान इसकी JNK की हेल्प करे, लेकिन जो पटेल साहब थे वो चाहते थे कि ऐसे हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि अगर इंडिया में वो ऐड ही नहीं होना चाहते तो हम हेल्प क्यों करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले उनके साथ संधि करो कि वो इंडिया में ऐड हो, वो मर्ज हो इंडिया में, तभी हम उनकी हेल्प करेंगे।
और इसी को देखते मेन जो मुद्दा हो वो हुआ किसकी वजह से, जो शेख अब्दुल्ला थे पीएम थे, कहाँ के, हरी सिंह वो जो की किंग थे, और शेख अब्दुल्ला जो थे पीएम थे, जिनकी की काफी बनती थी किसके साथ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, और ये पीएम थे किसके, जेएनके के, तो इनकी उनके साथ काफी बनती थी। और ये देखते हुए क्या हुआ कि जो साइन हुआ एक मर्जर, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को 47 को क्या हुआ कि मर्जर के थ्रू जो जेएनके है वो पार्ट बना किसका, इंडिया का, ठीक है। और इंडिया ने हेल्प करी जेएनके जो हरि सिंह की, कि जो कबीलियों का हमला हुआ था इंडिया इस पे जेएनके में, वो इंडिया ने रोका, ठीक है। इंडिया की जो आर्मी थी वो जेएनके में आई और उसने उनको रोका, और इस तरीके से जेएनके वो पार्ट बना किसका, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पार्ट बना। और उसी के साथ हमें एक और चीज देखते हैं, हमने ये चीजें देख ली कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से वो ऐड हुआ इंडिया में। उसी से हम देखते हैं कि जब 1947 में आजाद हुआ तो इंडिया के पास 4 स्टेट्स थी, 4 मेनली स्टेट्स मानी जाती। पहली जिसको ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट। ए में कितनी थी, टोटल 9 स्टेट्स थी, बी में भी टोटल 9 स्टेट्स थी, सी में टोटल 10 स्टेट्स थी, और इसमें जो थी मेनली यूनियन टेरिटरीज थी। तो ए पार्ट में क्या था, ब्रिटिश प्रोविडेंस थे, ब्रिटिश प्रोविडेंस जिन पे कि ब्रिटिश का पूरा कंप्लीट रूल था, ठीक है। तो इन पे क्या करता है, टोटली कौन रूल करता, टोटली ब्रिटिश जो है वो रूल किया करता है। तो ए में हमने ऐसे समझा था 529 स्टेट्स थी, उसके बाद जो स्टेट्स टोटली ऐसे बनी हुई थी क्योंकि ब्रिटिशर ने उनको डिवाइड करा था, तो ब्रिटिश प्रोविडेंस में ए इसको बोला था ए, जैसे कि अब हम कहते हैं राजस्थान और वो, तो इसी तरीके से समझ लो कि 4 स्टेट्स को मिला के ए पार्ट, फिर 4 स्टेट्स को मिला के बी पार्ट, तो 9 स्टेट्स को मिला के ए पार्ट जिसमें कि ब्रिटिश का पूरा जो दबदबा था, ठीक है, टोटल रूल था। सेकंड पार्ट आगे बी जिसमें कि 9 स्टेट्स थी, इनको कहा था प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें कि प्रिंसेस जो थे, जो प्रिंस थे, राजा थे, वो रूल किया करते थे 50-50 शेयरिंग में, कि करते वो ब्रिटिशर के तरफ से ही थे, लेकिन उनका जो था वो राज्य था, तो प्रिंसेस वहां पे रूल किया करते थे। और सी पार्ट में कमिश्नरी थी जो, ठीक है, कमिश्नरी जो कि किसकी, ब्रिटिश की जो कमिश्नरी थी, जैसे इलाहाबाद में कमिश्नरी थी, तो इस तरीके से 10 कमिश्नरीज थी जो उसकी ब्रिटिशर्स की। और डी पार्ट में क्या था, यूनियन टेरिटरी, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब किसमें, पार्ट डी में। ए पार्ट में क्या था, ब्रिटिश प्रोविडेंस, जितने भी ब्रिटिश के अंदर जितने भी टोटली जो रूल की कौन करता था, ब्रिटिशर करता था, ब्रिटिश प्रोविडेंस। प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो बी पार्ट, सी पार्ट में कमिश्नरी स्टेट्स और डी पार्ट में यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। उसी के साथ क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तब मेनली जो था कि ये देश तो आजाद हो गया 1950 में, इलेक्शन भी हुई 51 में, उसका 52 में उसका रिजल्ट भी आया, बट ये देखते हुए क्या हुआ कि देश की जो स्टेट्स थी, क्योंकि वो एबीसी की तरह थी, तो उनको जो डिवाइड करना था किस तरीके से उन्हें रखा जाए, तो इस पे जो है वो मेनली विवाद हुआ, काफी विवाद हुआ इस पे। तो इससे रिलेटेड ये जानने के लिए किस तरीके से हम स्टेट्स को रखा जाए, तो पहली जो कमेटी बनी उसके बोलते हैं दर कमेटी, ठीक है। दर कमेटी बनी, दर कमेटी बनी कब, 1952 में, 1948 में, 1948 में दर कमेटी आई, एसके दर कमेटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। एसके दर कमेटी 1948 में आई। इसने कहा कि जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो बननी चाहिए, बट वो लैंग्वेजेस के बेसिस पर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही हम क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में देश के 2 पार्ट हो गए, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि स्टेट्स जो है वो लैंग्वेजेस की मांग करें और लैंग्वेजेस के बेसिस पर भी डिवीजन हो, तो उसको रोकने के लिए दर कमेटी ने कहा कि हम जो है इसको खारिज करते हैं। सेकंड कमेटी बनाई गई किसके द्वारा, जेबीपी कमेटी, जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटूवी सीतारमैया, जो कि तीनों इसमें कमेटी में थे। ये भी 1948 में आई। 1948 में जब ये वाली कमेटी दर कमेटी, तो इसके बाद जेबीपी कमेटी बनाई गई। जेबीपी कमेटी का कहना था कि इनका भी सेम ही कहना था कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर जो है वो स्टेट्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी कल को जाके विवाद हो सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो श्रेष्ठ है, दूसरों की लैंग्वेज जो है वो कम श्रेष्ठ है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में हुआ, तो ऐसे राइट्स होने के चांसेस है। इसलिए जेबीपी कमेटी ने कहा कि इस तरीके की जो चीजें हैं उन्हें रोक देना चाहिए, और कमेटी का कहना था कि जो स्टेट्स हैं वो एज ए एरिया के हिसाब से हम उनको बना देते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस के बेसिस पर नहीं बनाएंगे। लेकिन इसी को देखते हुए क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के एक नागरिक थे, ठीक है, पिटूमा सीतारमैया, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भूख हड़ताल करी, 52 डेज की भूख हड़ताल करी, जिसके बाद की 52 डेज के बाद उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि इतने दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो उसके कारण उनकी मृत्यु होगी, जिसकी वजह से कि दंगे स्टार्ट हो गए। और दंगे स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश है उसको एज अ स्टेट बनाना पड़ा 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को उसको बनाना पड़ा, स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश को। जब आंध्र प्रदेश स्टेट बनी लैंग्वेजेस के बेसिस पर, तब क्या हुआ कि पूरे इंडिया में राइट्स फैल गए कि हमें भी अभी चाहिए, क्योंकि एक को तो आपने बना दिया, पंजाब चाहता था कि मुझे बनाया जाए, सेम वैसे अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो चाहते थे कि मुझे बनाया जाए, तो इस तरीके से उनको बनाना पॉसिबल नहीं था। तो ये देखते हुए कि उनको बनाना है, तो क्या किया गया कि एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई जिसको हम कहते हैं, कमेटी का नाम रखा गया फजल अली कमेटी, ठीक है, कमेटी बनाई गई जिसका नाम था फजल अली कमेटी।
सो फजल अली कमेटी का गठबंधन किया गया किस चीज के लिए, कि ये देखा जाए कि जो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उन्हें एज अ लैंग्वेजेस की बेसिस पर बनाया जाए। सो फजल अली जो थे वो क्या थे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। उनके अंडर ये कमेटी बनी जिसमें कि 4 लोग थे पूरे, जो कि सभी सुप्रीम कोर्ट में पहले जो कि एज ए जज रह चुके थे। सो उनके निगरानी में ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का कहना था कि जो स्टेट्स हैं वो बननी चाहिए किसके, लैंग्वेजेस के बेसिस पर। इन्होंने कितनी 14 स्टेट्स का गठन करा, 14 स्टेट्स के लिए कहा कि 14 स्टेट्स हमें बनानी चाहिए और 6 जो है वो एज ए यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज किस लिए, क्योंकि उनमें विवाद होने के चांसेस थे, तो उनको जो एज ए यूनियन टेरिटरी रखा जाए और 14 स्टेट्स बनाई जाए किसके बेसिस पर, लैंग्वेजेस के बेसिस पर, कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर 14 स्टेट्स बनाई जाए। सो और इनका साथ में ये भी कहना था कि किसी भी स्टेट को जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पर डिवाइड ना किया जाए, सिर्फ स्टेट से बनाया जाए, बट ये ना हो कि वहां की जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो दूसरे के रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्टर्ब करे। तो वो भी ध्यान में रखा जाए। और इसीलिए इसी के लिए क्या हुआ कि 7th अमेंडमेंट हुआ। 7th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, किस चीज के लिए, लैंग्वेजेस के बेसिस पर जो स्टेट बनी। तो स्टेट किसके बेसिस पर, स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। सो स्टेट बनी किसके बेसिस पर, लैंग्वेजेस के बेसिस पर। आंध्र प्रदेश सबसे पहली स्टेट थी, जैसे कि हमने पढ़ा 1 अक्टूबर 1953 को बनी। और 7th अमेंडमेंट के हिसाब से जो 40 स्टेट्स अलग बनाई गई और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी 1953 में इसका गठन हुआ, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी वो दी 1956 में। 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दी और उसके बाद जो है वो इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं वो लैंग्वेजेस के बेसिस पर, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली गई, ठीक है। फिर तमिलनाडु में तमिल बोली गई, केरला में मलयालम बोली गई और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में। तो उस तरीके से ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मेनली जो विवाद था यहाँ तक तो ठीक था, बट एक और जगह पे विवाद था जिसको कि हमें देखने को मिलता है, वो 1962 में जिसका कि हल हुआ। वो था कि पेप्सू हुआ था, ठीक है। PPSU, पेप्सू। पेप्सू मतलब पी फॉर पंजाब, ठीक है, पंजाब ईस्ट पटियाला, ठीक है, इसको बोलते हैं पंजाब ईस्ट पटियाला यूनिवर्सिटी, पेप्सू इसको कहते हैं, ठीक है। तो 1962 में इसके लिए क्या हुआ, शाह कमेटी बनाई गई। शाह कमेटी बनाई गई किसके लिए, पेप्सू के लिए, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है। इसके लिए बनाई गई शाह कमेटी। तो पंजाब वाला जो इलाका था उसमें टोटली क्या हुआ, पंजाब आता था, हरियाणा आता था, हिमाचल प्रदेश आता था, ठीक है। और जो हरियाणा का, पंजाब का और चंडीगढ़ का जो इलाका है वो टोटली किसमें था, पेप्सू में आता था, जिसको हम कहते थे पंजाब एंड ईस्ट पटियाला जो स्टेट यूनियन था उसके अंदर। तो उसके लिए इसमें विवाद हो कि पंजाब वाले चाहते थे कि इसे पंजाब की तरह टोटली पंजाबी के बेसिस पर बना दिया, हरियाणा वाला चाहते थे कि हरियाणा में हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो हिंदी के बेसिस पर बना दिया जाए। हिमाचली जो थे वो पहाड़ी इलाका था तो उसको भी बनाना था किस तरीके से। तो इसके लिए शाह कमेटी बनाई गई कब, 1962 को। 1962 को और शाह कमेटी ने क्या कहा, शाह कमेटी ने कहा कि पेप्सू को तोड़ा जाए। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट पंजाब किसके बेसिस पर, पंजाबी के बेसिस पर, ठीक है। पंजाब और पंजाब का अगर मेनली हम देखें तो पंजाब का मतलब होता है पंजाब, पांच आब मतलब दरिया। तो 5 दरिया वहां पर रहते हैं, मतलब कि रिवर्स इनको कहते हैं। तो रिवर्स के बीच का जो इलाका होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर गई, ये एक रिवर गई, तो इसके बीच का जो इलाका उसको बोलते हैं आब। तो वहां पर कितने 5 रिवर्स हैं तो 5 आब बनते हैं, तो इसीलिए उसको कहते हैं पंजाब। तो पंजाब बनाया गया पंजाबी के बेसिस पर, ठीक है। सेकंड हरियाणा बनाया गया किन के लिए, जो हिंदी वाले, हिंदी, ठीक है, हिंदी के रिलेटेड। थर्ड बनाया गया हिमाचल प्रदेश को बनाया गया जो पहाड़ी इलाका, माउंटेन से जो एरिया था, माउंटेन वाला एरिया को बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। और फोर्थ वन बनाया गया चंडीगढ़ को बनाया गया यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित। और जिसको के बाद में किया गया कि हरियाणा की कैपिटल जो है वो भी चंडीगढ़ रखा गया और पंजाब की जो कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ रखा गया। वो किस लिए रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम पे ऐसे केंद्र शासित ही बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बाद में किस लिए, क्योंकि विवाद हुआ इस पर भी कि पंजाब चाहता है कि चंडीगढ़ जो है वो हमारा पार्ट बने, हरियाणा चाहता है कि वो हमारा पार्ट बने। उस चीज को हल करने के लिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया किसकी, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। सो इस तरीके से पेप्सू है 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में। और पेप्सू मतलब पटियाला, पंजाब ईस्ट एंड पटियाला स्टेट यूनियन जिसको हम कहते हैं। हमने समझा किस तरीके से जो है वो स्टेट जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में मर्ज हुए। उससे पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल फर्स्ट और ये सब कुछ इसलिए पढ़े हमने क्योंकि ये आर्टिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लिंक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीजें मर्ज हुई इंडिया में, तो किसके थ्रू हुई, आर्टिकल। जैसे सिक्किम आया तो ये भी इंडिया के पार्ट नहीं, तो इंडिया में मर्ज किए गए। उस हिसाब से पहले हमें पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स किस तरीके से निर्माण हुई, हैदराबाद कैसे आया, जूनागढ़ कैसे आया, जम्मू कैसे आया, पेप्सू किस तरीके से बना, ये हमने समझा। तो आर्टिकल जो पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, उसके से रिलेटेड था ये, इसीलिए हमने इन सब चीजों को डिटेल में समझ लिया।
काफी बार पेपर में पूछा जाता है, तो हम इसको याद रखेंगे कि कौन कौन सी जो पेप्सू क्या था, शाह कमेटी कब आई, जम्मू एंड कश्मीर का कब हुआ, हैदराबाद जूनागढ़ के साथ क्या सीन रहा, ठीक है। इनको हमने डिटेल में समझा और आर्टिकल्स जितने भी थे, पहला पार्ट जो था हमने वो समझ लिया। नेक्स्ट में हम चलेंगे सेकंड पार्ट में, सिटीजनशिप के बारे में समझेंगे। सिटीजनशिप काफी बड़ा पार्ट नहीं, छोटा सा पार्ट है, ठीक है, 6 आर्टिकल्स हैं। और उसके बाद जो भी हमारे फ्रीडम जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। ज्यादा नहीं भाई, कोई 10-12 लेक्चर्स में हम पूरा जो पॉलिटिका उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं कल। सो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।